नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, अपने अपने सत्य के नाम पर की जाने वाली नौटंकी को ही चुनाव कहते हैं। बनारस में भारत भर से सत्य बोलने वाले लोग जमा हो गए हैं। यह हालत हो गई है कि किसी बनारसी को झूठ भी बोलना हो तो इस वक्त उसे मिर्जापुर जाना पड़ सकता है। इसीलिए हम सारनाथ आ गए हैं। बुद्ध भी बनारस के प्रतीक हैं, जिन्होंने धर्म के चक्र को उल्टा घुमाया। यहाँ की शांति दिन भर की गर्मी में उबलती राजनीति को ठंडा कर पाएगी, ऐसे किसी करिश्मे का दावा मैं नहीं करता। पर बात हो सकती है उनसे जो बनारस को रचते रहे हैं, बनारस के लिए लड़ते रहे हैं। किसी भी चुनाव में जीत या हार ही सबसे बड़ी हो जाए तो समझ लीजिएगा राजनीति के धर्म चक्र को पलट देने का वक्त आ गया है। अपनी अपनी निष्ठाओं से बंधे लोग चैनल बदल बदल कर देख सकते हैं कि कैसी उनकी निष्ठा का सत्य इस वक्त टीवी पर चुनाव लड़ रहा है, नौटंकी कर रहा है। क्या सचमुच यह चुनाव बनारस को बदल रहा है? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मूलगनकुटी विहार में। 1931 में इस मंदिर की यहाँ पर तामीर होती है। श्रीलंका के बोधिसत्व अंगारिका धर्मपाल ने इसे बनवाया था। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों लोग और दुनिया भर में फैले हुए बौद्ध धर्म मतावलंबी यहाँ आते हैं, अपनी आस्था अर्पित करते हैं। यहाँ आने का एक मकसद और था कि बनारस से अक्सर सारनाथ देखते हैं, हम सारनाथ से बनारस को देखते हैं। हमारे साथ काशीनाथ सिंह जी हैं, जो हमारे हिंदी के बड़े आदरणीय साहित्यकार हैं और इनकी किताब काशी का 80 अक्सर चर्चा में आती रहती है। हमारे साथ डीबी चौबे साहब हैं, आप धर्म और दर्शन के विद्यार्थी रहे, आजीवन बीएचयू में पढ़ाते हैं। रंजना गौर जी हैं, महिला अधिकारों को लेकर काम करती हैं। हम सशक्तिकरण के अर्थों को समझेंगे इनसे। इद्रिस अंसारी साहब हैं आखिर में, जो बुनकर समाज की तकलीफों को ज्यादा जानते हैं, मगर इनका चेहरा किसी पोस्टर पर नहीं है और ये किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथ देवीदास बिजलानी साहब हैं। आप इस शहर में आतंकवाद की जो बातें होती हैं उसे व्यक्तिगत रूप से उसके भुक्तभोगी रहे हैं, तो आप सबसे हम जानना चाहेंगे। हम जितने लोग हैं, वक्त कम है, तो संक्षेप में हम ये जान सकें कि ये जो हंगामा हो रहा है और ये जो ड्रामा हो रहा है, इन सब से अलग हटकर हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों काशीनाथ सिंह को इस चुनाव के वक्त ये कहना पड़ता है कि वो अपनी लिखी हुई इतनी अच्छी किताब को खारिज करते हैं। उन्हें इस बनारस की चिंता हो रही है। क्यों चिंता हो रही है आपको? बनारस की चिंता तो 3 कारणों से हो रही है मुझे। एक तो मैं बताऊं कि जब आप कह रहे थे सच के बारे में, सच का जो हाल है, कबीर बोल गए हैं, मुझे याद आ रहा था, साधो देखो जग बउराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साधो देखो जग बउराना, तो मैं जग को बउराया हुआ देख रहा हूँ और उसमें लगता है कि सच कहने की बेहद ज़रूरत है आज। और ये सच जहाँ आप हैं, ये सारनाथ, किस तरह जानबूझ के गया से बुद्ध आए थे यहाँ, बोध गया से यहाँ पर जी सनातन धर्म था, 2 धर्मों के बीच की टकराहट थी, लेकिन उसी का विकास, इस टकराहट का विकास हम आगे तक देखते रहते हैं। देखिए, मैं देखता हूँ अपने नगर को, और जिस भाईचारे की बात हम करते हैं आज, किताब के बारे में तो बाद में बताएंगे, जिस भाईचारे की बात करते हैं, इसी नगर में पश्चिम में, बनारस के पश्चिम में रैदास थे। कबीर को ज्ञान हुआ पंचगंगा घाट पर, बगल में गाय घाट है जहाँ सूरदास थे, उधर 80 पर तुलसीदास जी थे। जौनपुर में सूबेदार रहीम थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जो आया कर तुलसी से मिला करते थे, जिनके चलते हिंदी में लिखना शुरू किया था उन्होंने। तो रहीम, तुलसी, जुलाहा कबीर, रविदास, यह था जिसे भारतीय संस्कृति का कहते हैं कि एक विकास किया इन लोगों ने। 600 साल पुराना, 600 साल से जिस साझी संस्कृति की या गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, ये 600 साल पुराने ज़माने से चली आ रही है। बुद्ध के बाद भी अगर देखें तो वो
हम देखते हैं कि आज बिखरती हुई सी, हिलती हुई सी दिखाई पड़ रही है हमें। चिंता हमें इस बात की है, हम उस संस्कृति की रक्षा चाहते हैं और उसमें कहीं न कहीं मुझे दरार दिखाई पड़ रही है और मोदी के आने के बाद से ही और ज़्यादा तेज हो गई है। इसके पहले भी होती थी। हाँ, इसके पहले भी लोग, हाँ, इसके पहले भी होती थी। चीजें, ये आशंकाएं लेकिन आपको क्यों इतनी लगती हैं? आशंका ज़्यादा है अब की। तो एक तो इसकी रक्षा की चिंता हमें है कि सच कहीं न कहीं घायल हो रहा है, मारा जा रहा है। उसे बचना, यानी उसे बचाने के लिए अकेले भी चलना पड़े तो आदमी को चलना चाहिए। इसीलिए जब मैंने कहा कि अगर मोदी जीतते हैं तो काशी हारेगी, इसी क्रम में मैंने कहा था, इसीलिए कहा था। पर वो तो कह रहे हैं वो काशी को बनाने आ रहे हैं, वो बनारस को बनाने आ रहे हैं। तो इतनी आशंकाएं क्यों उनसे लेकर? पूछिए। मुझे याद आ रहा है, हमारे गुरु थे आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी, उनकी बच्ची पुतुल थी, उस समय घूम रही थी कहते हुए गंगा का पानी, गंगा का पानी। पंडित जी ने डांटा, उसे बुलाया, कहा देखो दूसरी नदियों का पानी पानी है, गंगा के पानी को गंगा जल बोलते हैं। जल, केवल नदियों में यही एक नदी है जिसके जल को, जिसके पानी को जल बोला करते हैं। अब पूछे मोदी जानते, कितना जानते हैं बनारस को, कितना जानते हैं गंगा को, उन्हें क्या पता है? उनके होर्डिंग में है गंगा कि के काशी बारे से उनका पुराना रिश्ता है, वो गंगा को बचाने आ रहे हैं, बनारस को बनाने आ रहे हैं। गंगा को बचाने आ रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम। देखिए बनारसीपन क्या है, दो शब्द हैं जो बनारसीपन को डिफाइन करने के लिए काफ़ी हैं, अक्खड़ और फक्कड़। फक्कड़ का संबंध जेब से है, नेता हो गए अक्खड़ लाल का संबंध बुझक्कड़। पूरे व्यक्तित्व से है। एक तीसरा मेरी तरफ से भी जोड़ लीजिए, लाल बुझक्कड़। लाल बुझक्कड़ जोड़ लीजिए आप, लेकिन अक्खड़ और फक्कड़। हाँ, लेकिन फक्कड़ जो है ना, यह आप आरंभ से कबीर से ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं संत कवियों के लिए, कबीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तुलसीदास जो सनातन धर्म को मानते थे, वर्णाश्रम में विश्वास करते थे, उन्होंने कहा कि मांग के खैबो मस्जिद पे सोइबो। मस्जिद पर सोने कोई आपत्ति नहीं थी तुलसीदास को। कबीर को छोड़ दें आप, ये और काहो कि बेटी से बेटा ना ब्याहबो, ये अक्खड़पन था उनका। पर किसी चुनाव में आप दुर्विनय या दुर्विनीत, आंट, आकड़, अहंकार यह नहीं था, स्वाभिमान था। पर आज की पीढ़ी जो शायद इन बातों को पढ़ती होगी आपकी तरह, उस बनारसीपन, एक विचित्र सा शहर है, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि हर आदमी इस बनारस को ढोता है, लेकर चलता है। कोई ऐसा आदमी मुझे बनारस में नहीं मिला जिसके कंधे पे मुझे बनारस नहीं दिखा, जिसके सर पे मतलब बनारस का भूत सवार नहीं दिखा। ये बहुत कम शहर है हिंदुस्तान में, और ये अच्छी बात है। लेकिन एक जब आप ये बात कहते हैं, मैं कनेक्ट की बात कर रहा हूं कि आज की पीढ़ी जो वोट देने जा रही है वो इन सब बातों को क्यों वरीयता दे? वो ये शायद उसके सामने ये प्रस्तावना ये किया जा रहा है कि शायद आपके लिए सड़क जरूरी है, शायद आपके लिए फैक्ट्रियां जरूरी है बनारस में जहां नौकरियां आएंगी, और आपके लिए ये जरूरी है कि आपका पलायन बंद हो जाए और बिजली आए। हालत ये है कि कोई भी कभी भी मोदी जी को ही जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मुद्दे पर बात करते हुए कभी मैंने नहीं देखा। आज आश्वासन जरूर दिया अपने भाषण में कि साल भर में, अब बताएंगे साहब, बुनकर के जीवन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनका साल भर में ये समस्या हम हल कर देंगे। जबकि बनारसी साड़ी बनाने वाले सूरत में गए और सूरत के कारण यहाँ बुनकरों का धंधा नष्ट हुआ, ऐसा मैंने सुना है। सच या गलत है मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं इधर साहब से पूछ लेता हूँ। हाँ, उन्हीं से पूछिए, वो बताएंगे इस बात को। देखिए, मुझे एक हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, आप हैं यहाँ, नेता लोग नहीं हैं, जी, इतना बता दें कि ये साड़ी से जुड़ी हुई 2-3 मुख्य समस्याएं जो टीवी में समय कम होता है, और उसका समाधान, और जो नेता लोग कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाइना को परास्त कर देंगे, इसकी व्यावहारिकता क्या है? बुनकरों की समस्या को हल कर देने के लिए कहा उन्होंने। संभव है ये? सन 1989 के बाद हाँ,
से बनारस के बुनकरों के हालात बद से बदतर होते चले गए। हाँ और सन 1989 के बाद से जिनकी भी सरकारें बनी, हाँ किसी भी सरकार ने बनारस के ही नहीं, मैं पूर्वांचल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की बात करूंगा हाँ। कि उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से अच्छा, ऐसा नहीं है कि बुनकर सिर्फ बनारस में, लोगों ने अब ये समझ लिया है कि बुनकर सिर्फ बनारस उत्तर में, प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। मेरठ में भी बुनकर हैं, हाँ। मुरादाबाद में बुनकर हैं, अलीगढ़ में भी बुनकर चलिए, हैं। ये नई बात हो रही है, अब आप जानते हैं, लेकिन मीडिया में नई बात हो रही है। खैर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, हम्म मऊ, मुबारकपुर, खैराबाद, ये तमाम बुनकरों का गढ़ है। और 1989 के बाद से मतलब बुनकरों के हालात बद से बदतर होते चले गए। चलिए, आज वो कह रहे हैं तो उसमें क्या कमी आपको नजर आती है? मुझे नहीं लगता कि मतलब जो है मोदी जो कह रहे हैं उस पर खरे उतरने हैं। हाँ, क्या है मतलब बुनियादी समस्या आपकी? बुनियादी समस्या ये है कि इनको सबसे पहले तो मतलब जो 1989 के बाद से जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने बनारस के जो छोटे छोटे जो जगह मार्केटें होती थी, हाँ, वो बंद कर दी गई। हाँ, और यूपी का हैंडलूम के नाम से जो सरकार माल खरीदा करती थी, साड़ी खरीदा करती थी, वो बंद हो गया। इसलिए जो छोटे तबके के लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले बुनकर हैं, वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी देंगे, तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस वक्त क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी तो हम लोग हैं, बनारस के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। क्या वो टेक्नोलॉजी वही है जो बाहर जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो उनके पास है, वही टेक्नोलॉजी है? नहीं, हम लोग के बनारस का बुनकर जो है एक से एक डिजाइन बनाना जानता है। टेक्नोलॉजी उनके अंदर भरी हुई है, वो हुनरमंद है। उनको जरूरत है खाली थोड़ी सी सरकार उनको सहयोग करे। 1989 के बाद से जितनी भी सरकारें आई, किसी भी सरकार ने उनको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया है। कारोबार बंद होते चले गए, लोग यहाँ से सूरत प्लान करते चले गए। आज स्थिति 10 साल के अंदर इतनी सुधरी है कि लोग जो है फिर अपने वतन वापस आए हैं। अच्छा, सुधरी है, इसमें हालत में सुधार हुआ है? 10 साल के अंदर इतना तो सुधार हुआ है कि जो लोग यहाँ से गए थे, धीरे धीरे वो वापस अपने वतन आना शुरू हो गए। इतना सुधार आया है। लेकिन जो चाहिए, कारोबार चाहिए, जो मार्केट चाहिए बनारस के बुनकरों के लिए या पूर्वांचल के बुनकरों के लिए, एक मार्केट की जरूरत है जो एकदम बंद है। और यहाँ मठाधीशों का कब्जा है, दलालों का कब्जा हो चुका है। जब तक इससे बनारस का पूर्वांचल का बुनकर आजाद नहीं होगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। एक छोटा सा उदाहरण दीजिए कि दलाल लोग कौन है इसमें, मठाधीश कौन? जो मठाधीश हैं, जैसे हमारा मजदूरी करने वाला जो बुनकर है, हाँ, वो मजदूरी करता है। मजदूरी करके जैसे आपने मुझे माल दिया, मैंने आपका माल मैंने तैयार करके आपको दे दिया, उसकी आपने मुझे मजदूरी दे दी। तो आपने सिर्फ मुझे मजदूरी दिया है, मुनाफा तो आप कमा रहे हो, आप जिनको बेच रहे हो वो मुनाफा कमा रहा है। पहले मार्केट हुआ करती थी तो बुनकर सीधे सीधे मार्केट में मजदूर को फायदा नहीं होगा ना। साड़ी बिकेगी 20,000 की, मजदूर को मिलेगा 200 रुपए, है ना, 1500 रुपए, है ना। इस फायदे की तो कोई बात कर नहीं रहा है ना, कोई नहीं कर रहा है ना। वो तो सारा खाता टर्नओवर में दिखा दिया जाएगा कि इतने साल में 20,000 करोड़ की साड़ी का कारोबार था, 40,000 करोड़ का हो गया। मिला मजदूर को वही 20 रुपए की जगह 40 रुपए मिला, लेकिन मुनाफे में कोई हिस्सेदारी नहीं। अगर मौका लगेगा तो 20 का 19 हो जाएगा, 20 का 21 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो जी, हम ये जानना चाहते हैं, गंगा को लेकर बहुत बात हो रही है, ठीक है, आप धर्म और दर्शन के हैं, सब कुछ मैं यह देख रहा हूं कि काशी से गंगा से हमारा नाता है। एक सांस्कृतिक, साहित्यिक और दार्शनिक स्तर पे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो व्याख्या हो रही है, तमाम पोस्टरों पे देख रहा हूं, और दोनों दल, मतलब सब दल अब आजकल गंगा के बारे में बात करने लगे हैं। ये जो एक पूरा एक पिक्चर बनाया जा रहा है, इस नदी को सिर्फ बनारस केंद्रित जो किया जा रहा है, इसमें आप किसी तरह की समस्या देखते हैं क्या? देखिए, काशी जो है, काशी का अर्थ ही होता है जो प्रकाशित करे, और यह प्रकाशित हमेशा करती रही है। कोई भी आवे उसे यह प्रकाश देगी। गंगा में काशी का इसलिए महत्व है कि गंगा जो है नदी नहीं है, जल भी नहीं है, गंगा माँ है। और आचार्य शंकर कहते हैं कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, कि हे गंगा, तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए काशी में गंगा का विशेष रूप से इसलिए महत्व है कि बिना गंगा के मुक्ति नहीं होगी। और जहाँ शिव है वहाँ गंगा है। शिव गंगा के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गंगा शिव की जटा से निकले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या किया तो गंगा उनके पूर्वजों को तारने के लिए पृथ्वी पर आई। बहुत ज्यादा ये माँ धार्मिक प्रतीक, देखिए इस नदी की जो समस्या है वो धार्मिक प्रतीक से तो नहीं है, वो उन उद्योगों से समस्या है, जो हमारे शहरों में रहने की जो सिस्टम है उससे समस्या है। देखिए, ये
धार्मिक भी समस्या, ऐसा मत कहिए कि धार्मिक समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा जो है अध्यात्म की प्रतीक है, यानी आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों धाराएं जो हैं गंगा के तट ही पर जो है विकसित हुए हैं। हमारा भौतिक विकास भी गंगा के तट पर हुआ है। ऋषि और मुनियों ने जिस ज्ञान की खोज की वह गंगा के तट ही पर हुआ है। नाना प्रकार के विकास जो है गंगा के तट पर हुए हैं। इसलिए गंगा जो है एक धार्मिक नदी कहें, जल कहें, माँ कहें, एक धार्मिक माँ है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो गंगा का विशेष महत्व है। यदि धर्म की दृष्टि से नहीं देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो कुछ समस्याएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। गंगा का वह महत्व नहीं रह जाएगा यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसकी समस्याओं से लड़ना है तो हम गंगा के वैज्ञानिक समस्याओं को ही देखेंगे कि इससे कैसे लड़ेंगे। ऐसा है कि हमें नहीं तो आध्यात्मिकता और भावुक संबंध तो किसका नहीं है, किसी एक नेता का नहीं, मेरा भी संबंध है, वो आपका भी संबंध है। वहां आने वाला लाखों लोग जिसके पास कैमरे नहीं है और होर्डिंग लगाने की क्षमता नहीं है, उसका भी गंगा से संबंध है ना। इसलिए लेकिन जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं कारखाने, वही वैज्ञानिक, उनका किससे संबंध है? वही वैज्ञानिक गंगा की समस्या का हल कर सकता है जो आध्यात्मिक भी हो। अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समन्वय करना होगा। जब तक अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान जो है नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न किया कि यहाँ पर एक समस्या आ गई है मोदी के आने से। मैं इनके बातों से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, हाँ। इसलिए कि काशी सांस्कृतिक नगरी है और काशी के लोग उन्हीं लोगों को विशेष रूप से महत्व देते हैं जो संस्कृति, भारतीय परंपरा के संवाहक रहे हैं। मोदी जो है, जहां तक मैं सोच रहा हूं कि वो भारतीय संस्कृति और परंपरा के संवाहक के रूप में आए हुए हैं और काशी की जनता इनको इन रूपों में देख रही है। गांधी जी कहते थे कि मैं सच्चा हिंदू हूं, इसीलिए अन्य धर्मों को भी आदर की दृष्टि से देखता हूं। यदि मैं सच्चा हिंदू नहीं होता तो अन्य धर्मों को आदर की दृष्टि से नहीं देखता। मैं यह मानता हूं कि मोदी भी सच्चा हिंदू हैं, इसलिए सभी धर्म जो है उनकी दृष्टि में समान है, समान महत्व के हैं। वो आदर की दृष्टि से उन धर्मों को देखते हैं। हाँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ जरा। बारी बारी से हम आराम से ही बात करते हैं, आप बात कर लीजिए जो उन्होंने कही। हाँ कहें? हाँ हाँ, देखिए, संस्कृति एक नहीं है, संस्कृतियां हैं, परंपरा एक नहीं। इसीलिए मैं सारनाथ आया हूँ कि ताकि एक और संस्कृति जुड़ जाए बातचीत में। हाँ, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वह इकहरी नहीं है, वो हिंदू संस्कृति नहीं है सिर्फ। नहीं, उन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं तो वो सबका आदर करते हैं, उसमें अंतर नहीं। ठीक है, आदर करते हैं, लेकिन इतना विविध वर्णी, बहुरंगी, बहुलतावादी मुझे नहीं मालूम कि कोई नेता यहाँ आके कह दे कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ और सबका आदर करता हूँ, तब उसके लिए बात कोई हिंदुस्तान में कोई कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन खैर, नहीं, ये तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी तो बहुत कह गए, गांधी पे यहाँ कौन चल रहा है? देश का सबसे बड़ा आप अपनी इन्होंने जो कहा इस पर आप अपना बात कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, बनारस हिंदुओं का तीर्थ जरूर है, तीर्थ है हिंदुओं का, लेकिन हिंदुत्ववादी कभी नहीं रहा। अब मैं 24 जी से ही पूछूं, अगर हिंदुत्ववादी अगर होता ना तो बाहर से प्लांट नहीं किए जाते, मुरली मनोहर जोशी हो या मोदी हो, इस नगर से कोई भी हिंदुत्ववादी नेता नहीं पैदा हुआ। हिंदू दार्शनिक हुए। दोनों मुरली मनोहर जोशी नहीं थे भाई, दोनों एक ही पार्टी की विचारधारा के हैं। मुरली मनोहर जोशी को प्लांट किया गया, बाहर के आदमी को प्लांट किया, मुरली मनोहर जोशी को, मोदी को। यहाँ के किसी भी हिंदुत्ववादी को कोई मैं मानता हूँ कि यहाँ कोई हिंदुत्ववादी नेता हुआ ही नहीं, एक धर्म का हो ही नहीं सकता यहाँ। डॉक्टर साहब जिसे हिंदू समझ रहे हैं और हिंदुत्व, दोनों पॉलिटिक्स की बात है, एक धर्म हो गया, एक पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, दोनों दो चीजें, दोनों चीजें हैं। जो हिंदू है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि हिंदू धर्म जो है एक व्यापक धर्म है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। और कौन सा धर्म व्यापक नहीं है, जरा मुझे बताइए। हिंदू धर्म इसलिए व्यापक है कि धर्म मुझे बताइए। मैं अगर किसी और धर्म से होता तो मैं कहता बौद्ध धर्म भी व्यापक धर्म है। बौद्ध धर्म नहीं है। ये तो देखिए एक विमर्श, इसमें गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वो व्यापक है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कौन सा धर्म है जो अपने आप को, एक तरफ आप ये पढ़ाते हैं कि सभी धर्म एक है, अंत में ईश्वर तक, फिर कहते हैं कि ये धर्म व्यापक है, तो बाकी नहीं है व्यापक। बिल्कुल, मैं बौद्ध धर्म को
उपनिषद की ही व्याख्या मानता हूँ। उपनिषद से अलग वो सुनिए, नहीं जो है। माने वो बौद्ध अच्छा, वाले मानेंगे, वो तो उसी पर बिल्कुल होगा। मानते हाँ, हैं। ठीक है, एक हाँ। मिनट बौद्ध में- भी एक प्रकार से आप कहें चलिए एक वह मिनट बौद्ध- में एक बात वह जो कहना है, चाहता हूँ, सुन हिंदू लीजिए। धर्म का ही ये विकसित रूप है। चलिए, आप रवीश ये जी, कहें, आप हिंदू धर्म एक का मिनट विकास देंगे? होता रहा है। हाँ हाँ, 1 मिनट क्यों लेगा, जिस इनकी बात पूरी हो उपनिषद की गई। बात की, इनको नहीं मालूम कि सारी दुनिया में जिस तरह से अशोक ने हाँ अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, हाँ इसी तरह उपनिषद और वेद अगर विदेशों में गए तो उसका सारा श्रेय दारा शिकोह को है। 17वीं शताब्दी के मध्य में दारा शिकोह काशी में आया, रामानंद ने उसे संस्कृत पढ़ाई, संस्कृत पढ़ा उसने, फारसी में अनुवाद किया उपनिषदों का अनुवाद किया दारा शिकोह ने, और जो अंग्रेजी के अनुवाद हुए वो फारसी से हुए, संस्कृत से नहीं हुए। यानी हिंदुत्ववाद और हिंदू का मतलब ये है, एक शब्द में कह दूं, मुलर ने जो अनुवाद किया वो फारसी से नहीं किया, वो संस्कृत पढ़ करके उसे जो किया अनुवाद होगा, किया बाद है। में किया उसने। बाद में वो अनुवाद किया, ठीक है। फारसी से अनुवाद हुआ ही नहीं। हिंदुत्ववादी होने ये का बड़ा मतलब खतरनाक दूसरे पहला और- व्यक्ति है और मैक्स धर्म- मुलर जो इंग्लिश में अनुवाद किया। आप बिजलानी जी, आप कह लीजिए। आप मेरा कुछ सवाल हम आपसे जो पहले आप कह ये लीजिए फिर। मूलभूत समस्याओं तो से आपको लास्ट में ताकि ये पता चल जाए कि बनारस में औरतों को जगह नहीं मिली है, तो वो मैं अपने कार्यक्रम में भी ये साबित करना चाहता हूँ। सारे मर्द बोल रहे हैं आपके शहर में, सारे बनारसी। नहीं अब बोले वो आएंगी, अब दिख नहीं रहा है कि कोई महिला नेत्री कुछ बोल रहे हैं कि पोस्टर पे मैं किसी की तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। बस मुझे ना करना पड़ेगी, मैं वहाँ बैठ नहीं के नहीं, धरना मैं दे आपको रही मैं हूँ। देता हूँ मौका। हाँ हम बनारस के लोग हाँ मूलभूत समस्याओं से हट के हाँ इन फालतू बातों में हम लोग फंस जाते हैं। समझा कि मतलब कि क्या, अरे हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर मान लीजिए मोदी जी उसमें घोषणा करते हैं हाँ और कल को वो नहीं पूरी करते हैं, हाँ, तो हम क्या कर लेंगे उनका? कुछ नहीं करेंगे। जो अगले अभी चुनाव में आप अभी वोट नहीं काशीनाथ देंगे, जी यही ने कर कहा सकते कि उन्होंने नहीं कहा कि हम ये करेंगे, या गंगा का प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही आप लोग तो हैं। अरे हमारे में से अफसर बनते हैं, हमारे में से नेता ये बात बनते सही हैं, हैं? अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, हमने कभी बनारस को गंगा में उतर के साफ करते नहीं देखा। कुछ अभी- लोग हैं जो गंगा की अभी सफाई के लिए इतना बड़ा काफी आंदोलन अन्ना आरती एक व्यापार जरूर है यहाँ अन्ना पे। हजारे का इतना बड़ा आंदोलन हुआ हाँ। है, भ्रष्टाचार के ऊपर लाखों लोग आए वहां पे, करोड़ों लोग आए, उसमें सरकारी अफसरों के बच्चे भी आए होंगे या सरकारी अफसर भी आए होंगे। ठीक है। उसमें से किसी से एक से भी उसने पूछा कि तुम्हारे पापा कितनी तनख्वाह पाते हैं? अगर मान लीजिए कि वो बच्चा बोलता है कि हमारे आप पापा ये बात बनारस के संदर्भ में क्यों कह रहे हैं? कि उसी पे आ रहा हूँ हाँ। कि 30,000 रुपये मैं तनख्वाह पाता हूँ, तो अन्ना हजारे ने कभी उनसे पूछा कि जब 30,000 तुम्हारे पापा को तनख्वाह मिलती है तो तुम्हारे पापा हर महीने 50,000 रुपए कहाँ से लाते हैं? अब ये बेसिक क्वेश्चन पूछिएगा तो कल जितने आदमी लोग वोट तो देने नहीं वही- जाएंगे, वही चीज वोट देने नहीं जाएंगे। अगर आप अपने 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 पुरुषों से पूछ लेंगे कि तुमने दहेज लिया था, तो आधे लोग जाएंगे फिर नहीं वोट तो देने। भ्रष्टाचार तो कैसे चुनाव दूर आयोग होगा? जो मत प्रतिशत बढ़ा रहा है उसका नुकसान हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार कैसे सारे दूर होगा? राष्ट्रवादी जो दहेज लेके राष्ट्रवादी बन जाते हैं जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, खड़ी से लेकर सूट तक ले आते हैं, वो सब राष्ट्रवादी बन के घूम रहे हैं और कम्युनिस्ट बन के तो घूम रहे हैं और जब पता तक नहीं हम अपनी समाजवादी बन सोच के घूम नहीं रहे हैं। बदलेंगे, न तो गंगा साफ होगी, हाँ। न बनारस की सड़कें बन पाएंगी। हम क्यों इन नेताओं के पीछे पागलों की तरह दौड़ते और हैं? हमारे प्रतिनिधि है भाई, चुना है। चलिए ठीक है रंजना जी, मुझे थोड़ा सा औरतों की नज़र से जानना है, महिलाओं की नज़र से। इस बनारस शहर की लड़कियां हैं, उनके अपने ज़रूर उनके उस स्पेस में उनको कितनी जगह मिलती है, उनके जो मुद्दे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे डॉक्टर हीरालाल यादव सीपीएम से हो, जायसवाल साहब बीएसपी से हो, या चौरसिया साहब सपा से हो, कहीं आपको दिख रहा है कि इसमें इतना खाली नारी शक्ति, मातृशक्ति, नारी है तो मातृ है, या तो वो बहन है, ना तो मौसी है, नहीं तो चाची है, इसके अलावा वो कुछ है नहीं? एक्चुअली जैसे अभी बता रहे थे कि ये सोच की प्रॉब्लम है, तो मैं तो कहूंगी कि महिलाओं के जितने मुद्दे हैं वो सोच से जुड़े हैं, माइंडसेट से जुड़े हैं। जितनी भी पार्टीज का आपने नाम लिया है, जितने भी कैंडिडेट की आप बात करें, वो जिन जिन पार्टियों से आए हैं, इन सभी पार्टियों ने, जब 16 दिसंबर की घटना हुई थी, कोई भी पार्टी शायद ऐसी होगी जिसके मेंबर ने महिला विरोधी बयान ना दिया हो, लेकिन क्या किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट के ऊपर, अपने सदस्यों के ऊपर कोई प्रावधान लागू किया? अपनी पार्टी में कोई घोषणा करी?
कि महिलाओं के सुरक्षा को लेके, महिलाओं के अधिकारों को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेकर के अगर कोई सदस्य कोई अपमानित बात करता है या टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहुत बनारस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा जानना चाहते हैं। ये मैं बता रही हूँ, जब पार्टियों में ही ऐसी नीतियां नहीं है तो वही पार्टी तो बनारस में भी है, उनकी भी नीतियों में कहाँ पे होगा ये सब कुछ। और मैं जो समझती हूँ कि महिला को वो वोटर समझते ही नहीं है। जो पूरा पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसमें उनको पता है कि अगर पुरुष वोट देने आएगा तो अपनी महिला को साथ लाएगा और बताएगा यहाँ डालना है, वो महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। ये सशक्तिकरण होता कैसे है? एक्चुअली सशक्तिकरण का मतलब भी पता है इन लोगों को कि सशक्तिकरण है क्या चीज। कार्यक्रम गांव में एक महिला सुन रही हो तो टीवी सेट बंद करने से पहले उसको अगर हम बता दें कि सशक्तिकरण कुछ है, वो क्या है, कैसे होता है? देखिए, एक महिला तभी सशक्त है जब वो अपना निर्णय ले पाए हर एक फ्रंट पे, घरेलू स्तर पे। अगर आज मैं वोट की बात करूं तो क्या एक महिला ये निर्णय ले पा रही है कि उसको किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, और ये वोट देने से उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, क्या ये सोच पा रही है? क्या कोई पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, वो इस तरह की बातें कर रही हैं? क्या वो महिलाओं के मुद्दों को शामिल कर रही है? बनारस में बहुत सारे महिलाओं के मुद्दे हैं। मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ सुरक्षा को लेकर। बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत छोटा सा मुद्दा जो मैं तमाम सालों से उठाती आ रही हूँ कि बनारस में प्री पेड ऑटो बूथ नहीं है। हम सब रात बेरात सफर कर रहे हैं, हम रोज आमना सामना हो रहा है वायलेंस का। इतने दिनों से हमारी मांग है, आज भी वो किसी पार्टी के किसी मेंबर की जुबान पे नहीं है। इतनी महिलाएं सड़क पे, चलिए ये मैं छोटी सी बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, उस एक्ट से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं है। 2000 में नहीं है, 2006 का ये वायलेंस एक्ट है। अगर इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है तो आपको फिर पेरिस में चुनाव लड़ना पड़ेगा, बनारस में तो नहीं लगता। घबराइए नहीं रवीश जी, ऐसा नहीं है, पेरिस जाने वाली नहीं हो, इसी बनारस में लड़ना पड़ेगा और यहाँ की जनता लड़ेगी। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि ना तो औरतें ये सवाल उठा रही हैं, ना लड़कियां ये सवाल उठा रही हैं कि भाई हमारे वो सिर्फ वो यंग वोटर बन के चली जा रही हैं या फीमेल वोटर बन के चली जा रही हैं, या आजकल सारे परसेंटेज में समाहित हो गए। इसी का रेस चल रहा है। वोटिंग के दिन की 45 से 60 हो गया कि 65 हो गया। जीडीपी रेट इज इक्वल टू अब वोटिंग रेट हो गया है। ये नई एक सोच बन गई कह रहे हैं आप, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत कॉमर्शियलाइज होती जा रही हैं। इसलिए आज जितने भी कैंडिडेट कोई स्ट्रक्चर नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर कोई महिला यहाँ शिकार होती है तो थाने से लेकर जिलाधिकारी के दफ्तर तक कोई स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, जो नहीं है, आज तक बनारस में नहीं है। औरतों को ऑर्डर कोर्ट से मिल गए हैं कि उनकी रिकवरी हो, उन्हें अंतरिम दिया जाए। पुलिस रिकवरी नहीं करा पा रही है, इतनी कमजोर है हमारी पुलिस। और मामलों में तो बहुत तेज है, बड़े बड़े अपराधियों को वो पकड़ लेते हैं, पर एक रिकवरी नहीं करा पा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस में इंतरिम नहीं रिकवरी करा पा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? हम ये जानना चाहते हैं कि शहर में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। मैं आज सुबह की एक रेडियो मिर्ची के दफ्तर में मैं गया था। सबका अपना एक आउटलुक है, वो दिल्ली के आउटलुक और बनारस के आउटलुक में कोई अंतर तो दिखता नहीं, लेकिन फिर भी आपका दबाव क्यों नहीं है इन नेताओं पे? देखिए, ये नेता मुद्दों को लेके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनका मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता ये महिला विरोधी, सांप्रदायिक लोग, फांसीवादी लोग इस तरह की चीजों को लेके आ रहे हैं। इन पे दबाव आप देख लीजिए, ये तो किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना है ना। इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर सड़क पे उतर रहे हैं तो केवल भावनाओं के वशीभूत होके ना, उनको समझ है कि ये जो हमारा कैंडिडेट बोल रहा है इसका आने वाले समय पे हमारे समाज में, हमारे परिवार में, इवन हम पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उन्हें नहीं इसका इल्म है। चलिए, अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे कार्यक्रम का इस्तेमाल इसलिए भी हो जाए कि कोई कहे कि बनारस में डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भले ही वोट देते समय लोग इस बात का ख्याल रखें कि नहीं रखें और इसका कोई नेताओं से कोई वादा मांगे या नहीं मांगे, पर आपने जैसे कहा कि एक अकेला चले सारी भीड़ उस तरफ चली जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। वहाँ डायरेक्टर साहब नाराज हो रहे हैं। कम डांटा करो यार।